कक्षा में आप सभी का स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले ब्रह्मनाद करेंगे। सावधान सिद्ध ब्रह्मनाद। तो क्लास शुरू करने से पहले हम कुछ आपको याद दिलाना चाहते हैं। पढ़ चुके हैं पहले से ही, है ना। युद्ध के अतिरिक्त संसार में और भी बहुत सारे विकट काम होते हैं जिससे भी मनुष्य जो है वो पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है। वो हर काम को अगर इच्छा मन में ठान लेता है तो वो साहस के साथ उस काम को करता चला आता है। जैसे कि सहारा रेगिस्तान का सफ़र और ध्रुव देश या सहारा रेगिस्तान का सफ़र, या फिर जंगल में जाकर जंगली जनजातियों का अनुसंधान करना और पहाड़ों पर चढ़कर वहाँ पर कुछ अनुसंधान करना। ठीक है, ऐसे बहुत से काम हैं जिससे मनुष्य जो है मतलब वो पीछे नहीं हटता है। अगर वो मन में ठान लेता है तो वो उस काम को करने के लिए अग्रसर होने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य शारीरिक कष्टों से पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है। तो आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा ही पाठ है जिसको स्वयं बचेंद्री पाल ने लिखा है। ठीक है, बचेंद्री पाल का एक लेख है। क्या है पाठ का नाम? आप सभी को मालूम होगा। क्या है? एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जिसको अपने शब्दों में खुद बचेंद्री पाल ने अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को लिखा है। तो वो पाठ आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, और इसके जो इसको लिखा किसने है? स्वयं बचेंद्री पाल ने। ठीक है, बचेंद्री पाल, इसको लिखा है बचेंद्री पाल ने। पाठ का नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। तो हम पाठ पढ़ने से पहले कुछ उनके बारे में जान लेते हैं, बचेंद्री पाल के बारे में। ठीक है, तो बचेंद्री पाल का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 14 मई 1954। बचेंद्री पाल का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 24 मई 24 मई 1954, 1954। ठीक है, उत्तरांचल के चमोली जिले के बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। उनके पिता का नाम किशन सिंह पाल और माता का नाम हंसा देई नेगी था। बचेंद्री अपने माता पिता की तीसरी संतान थी, अर्थात उनसे बड़े और 2 भाई या बहन थे। अर्थाभाव के कारण अर्थात पैसे की कमी के कारण सिलाई कढ़ाई करके उन्हें अपनी पढ़ाई का खर्च जुटाना पड़ा। बचेंद्री स्वयं क्या करती थी? सिलाई और कढ़ाई करती थी और अपनी पढ़ाई का खर्च वो खुद उठाती थी। घर की तंगी हालत के बावजूद, घर में बहुत तंगी थी अर्थात पैसे की बहुत कमी थी, उसके बावजूद उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। इसने बचेंद्री पाल बड़ी मुश्किल से मैट्रिक उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी की। उनके माता पिता उन्हें और ज़्यादा पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। कारण क्या था? पैसे की कमी थी, इसलिए उनके माता पिता भी बचेंद्री को ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते थे। लेकिन महाविद्यालय के प्राचार्य के कहने पर बचेंद्री ने कॉलेज में दाखिला ले लिया। वहाँ शूटिंग भी सीखी। आगे चलकर संस्कृत में MA और फिर B.Ed की डिग्री हासिल की। वे इस्पात कंपनी टाटा स्टील में कार्यरत रही, जहाँ वे चुने हुए लोगों को रोमांचक अभियानों का प्रशिक्षण देती रही। अपने रोमांचक अभियान का प्रशिक्षण भी देती रही। बचेंद्री को बचपन से ही पर्वतारोहण का शौक था। चूँकि उनका परिवार पहाड़ी इलाके में रहता था, इसलिए पहाड़ों पर चढ़ने की इच्छा पूरी हो जाती थी। चूँकि उनका परिवार जो था वो कहाँ रहता था? पहाड़ी इलाकों में रहता था। तो बचेंद्री की जो इच्छा थी कि पहाड़ पर चढ़े, वो इच्छा उनकी पूरी हो जाती थी। पढ़ाई खत्म होने पर बचेंद्री ने पर्वतारोही बनने की इच्छा जाहिर की
और पढ़ाई जब उसकी ख़त्म हुई तो उन्होंने सोचा कि मैं एक पर्वतारोही बनूंगी, ठीक है। लेकिन घर वालों को उनका पर्वतारोही बनना पसंद ना था, लेकिन उनके घर वालों को उसका पर्वतारोही बनना पसंद नहीं था, क्योंकि वे चाहते थे वे किसी स्कूल में शिक्षिका बन जाए। उनके घर वाले क्या चाहते थे कि बचेंद्री किसी स्कूल में शिक्षिका बन जाए और फिर उनकी शादी करा दी जाए। परंतु अपनी जिद के कारण बचेंद्री ने उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में प्रवेश ले लिया। उसकी इच्छा थी, इसलिए वो कहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त करने लगी? उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में प्रवेश ले लिया। इस तरह पर्वतारोहण प्रशिक्षण के दौरान वे मानसिक रूप से एवरेस्ट चढ़ने के लिए तैयार हो गई, और इस तरह से प्रशिक्षण लेने के बाद वो अपने मानसिक तौर पर अर्थात मन में स्थित मानसिक तौर पर उसने तय कर लिया कि मुझे पर्वतारोही बनना ही है। सन 1984 में एवरेस्ट 84 नामक एवरेस्ट पर चढ़ने वाले अभियान दल में बचेंद्री का नाम चयन कर लिया गया। तो बचेंद्री का नाम सबसे पहले किसमें चुन लिया गया था? 1984 में एवरेस्ट 84 नामक एवरेस्ट 84, ठीक है, एवरेस्ट 84 नामक एवरेस्ट पर चढ़ने वाले अभियान दल में बचेंद्री का नाम चयन कर लिया गया, जिसमें कितने पुरुष थे? 11 पुरुष और 6 महिलाएं थी। उनमें कितने पुरुष थे उस दल में? 11 पुरुष और 6 महिलाएं। ठीक है। फिर एक साधारण परिवार में जन्मे इन आत्मविश्वासी और बहादुर महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी, और वो उस दल में शामिल हुई और वो पहली महिला बनी किस पर चढ़ने वाली? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। सन 1990 ईस्वी में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम लिपिबद्ध हुआ अर्थात लिखा गया। सन 1986 में अर्थात 1986 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार, सन 1994 में अर्थात 1994 में उन्हें पद्मश्री सम्मान तथा 1994 में ही राष्ट्रीय साहसिकता पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो आप ये याद रखिए कि साहसिकता पुरस्कार, राष्ट्रीय साहसिकता पुरस्कार कब मिला था बचेंद्री को? 1994 में। और कौन सा पुरस्कार मिला था 1994 में? पद्मश्री सम्मान। और 1986 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिला था। ये तो रहा बचेंद्री का जो परिचय था, उन्होंने कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त किए थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था और वो कहाँ कहाँ प्रशिक्षण ली थी और क्या क्या पढ़ाई की थी। अब आते हैं उनकी शिखर यात्रा पर। और शिखर यात्रा के दौरान उनके साथ जो घटनाएं घटी उसके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, और उनके जाने से पहले ही एक अग्रिम दल मतलब वो कहाँ रुकेंगे, कहाँ से चढ़ाई करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इसकी सब व्यवस्था करने के लिए एक दल पहले ही वहाँ चला गया था, जिससे कि वो हमारे बेस कैंप पहुँचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ करे। जो दुर्गम रास्ता था उसको साफ कर सके, ये सब तैयारी के लिए एक अग्रिम दल पहले ही पहुँच गया था। नमचे बाजार ये एक जगह का नाम है। शेरपालैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है, अर्थात ये नगर का क्षेत्र है। क्या है उसका नाम? नमचे बाजार। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। अधिकांश शेरपा जो थे वो इसी स्थान के या फिर इसी नगर क्षेत्र के आसपास के गांव के रहते थे। यह नमचे बाजार ही था जहाँ से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा। यहाँ पे बचेंद्री कहती है कि सबसे पहले उसने एवरेस्ट को कहाँ से निहारा था? नमचे बाजार से निहारा था, जो नेपालियों में सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। अर्थात नेपाली लोग नमचे बाजार को किस नाम से बुलाते हैं? सागरमाथा के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। मुझे यह नाम अच्छा लगा और बचेंद्री को यह नाम अच्छा लगा, ठीक है। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल, जिसको प्लूम कहा जाता है, देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। पर्वत शिखर पर एक बर्फ का बहुत बड़ा सा
फूल लहलहा रहा था, वो किसकी तरह लग रहा था? एक ध्वज की तरह, झंडे की तरह दिख रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास, बचेंद्री को बताया गया कि जो यह दृश्य है वो कब दिखता है? शिखर के ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता है। अर्थात ये जो बर्फ का फूल बनता है वो कब बनता है? शिखर के ऊपर, शिखर की ऊपरी सतह पर 150 किलोमीटर से भी अधिक तेज रफ्तार की हवा चलने पर यह बर्फ का फूल बनता है। क्योंकि तेज हवा से ये कैसे बनता है? देखो क्यों बनता है? क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। और यह ध्वज कितना लंबा हो सकता था? 10 किलोमीटर या फिर इससे भी लंबा। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। और शिखर पर जो भी जाता था वहाँ पर जाने वाले प्रत्येक यात्री को दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, अर्थात इनसे सामना उनको करना पड़ता था। विशेषकर खराब मौसम में, और खासकर कब ऐसा होता था? जब मौसम खराब हो। यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था, और इतनी बात बचेंद्री को डराने के लिए बहुत अधिक थी। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। फिर भी बचेंद्री ने तो अपने मन में ठान लिया था कि मुझे एवरेस्ट पर कैसे भी चढ़ना है, इसलिए वो सारी चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेर्पा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। जब उन पेरिस कब पहुँचे? 26 मार्च को। जब वो 26 मार्च को पेरिस पहुँचे तो उन्हें क्या खबर मिला कि हिमस्खलन के कारण, अर्थात बर्फ गिरने के कारण, बर्फ जो टुकड़े हैं उसके गिरने के कारण क्या हुआ? एक शेर्पा कुली की मृत्यु हो गई। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते की बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लोहत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेर्पा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। पहाड़ी पर चढ़ते हुए एक बर्फ का जो चट्टान था वो उनके ऊपर आ गिरा। उसमें 16 शेर्पा कुली थे, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुन्नर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। तो जब ये सब समाचार सुने तो अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर क्या छा गया? अवसाद छा गया। अवसाद का अर्थ क्या होता है? उदासी। सबके चेहरे पर क्या छा गई? उदासी छा गई। तब वहाँ पर उनके नेता जो थे, कौन थे उनके नेता? कर्नल खुल्लर। तो उन्होंने कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान पर, एवरेस्ट की चढ़ाई एक महान कार्य है, उस पर तो खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। उपनेता प्रेमचंद, अर्थात अभियान दल के उपनेता कौन थे? प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। वो कब लौट आए पेरिस? 26 मार्च को। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1, अर्थात जो कि 6000 मीटर हिमपात के ठीक ऊपर है, वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियाँ बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। इन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है। ग्लेशियर क्या है? बर्फ की नदी है, अर्थात बर्फ की नदी को क्या कहा गया है? ग्लेशियर कहा गया है। और बर्फ का गिरना अभी भी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। अर्थात जो प्रेमचंद थे वो बताएं कि हमारी जो स्थिति थी खुम्बू हिमपात की स्थिति से उन्होंने अवगत कराया और क्या कहा कि वहाँ तक का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने ये भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियाँ बांधकर तथा झंडियों से रास्ता को चिन्हित कर दिया गया है, लेकिन खराब मौसम है और बर्फ का गिरना जारी है, इसलिए वो काम फिर से उनको दोबारा करना पड़ सकता है।
बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। देखो, एक तो पहले खबर क्या मिली थी, जो 16 शेरपा कुली थे उसमें से एक कुली की का मृत्यु हो चुकी थी। किस कारण हुई थी? हिमस्खलन के कारण। अब देखो, और एक की मृत्यु की खबर मिली। इसकी मृत्यु कैसी हुई? देखो, जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। तो ये प्रश्न आता है कि एक शेरपा कुली की मृत्यु कैसे हुई? तो शेरपा कुली की मृत्यु कैसे हुई? हिमस्खलन के कारण। और रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? जलवायु अनुकूल न होने के कारण। ठीक है। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। उनको लग रहा था कि हम ठीक स्थिति में नहीं हैं। एवरेस्ट शिखर को मैंने 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई थी। आश्चर्य होकर बचेंद्री वहाँ खड़ी हो गई थी। एवरेस्ट लोहसे और रुस्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। निहारने का अर्थ होता है देखना। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हिमपात किसको बोला जाता है? बर्फ के जो बड़े बड़े टुकड़े अव्यवस्थित तरीके से गिरते जाते हैं, उसको हिमपात कहा गया है। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है, और जब ग्लेशियर बहने लगता है तो बर्फ में क्या होती है? हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। क्या क्या उनके मन में आ गया कि सीधे धरातल पर दरार पड़ जाए। सीधा धरातल है, सीधा प्लेन है, और उसमें दरार पड़ जाए, चलते हुए दरार पड़ जाए तो कितना डर लगेगा कि कहीं हम उसमें फंस न जाए। और फिर उसके बाद दरार का गहरे चौड़े विदर में बदल जाना, अर्थात दरार पड़कर फिर उसका बहुत चौड़ा रूप ले लेना। ये सब सुनकर उनके मन में बहुत डर उत्पन्न होने लगा था। इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। और उससे भी ज़्यादा डरावना क्या था कि मतलब इस संपूर्ण प्रवास के दौरान, मतलब जो उनकी यात्रा थी उस दौरान में, मतलब लगभग 1 दर्जन आरोही उसके लपेट में आ सकते हैं, और कुलियों को 1 दर्जन पर्वतारोही और कुलियों को ये जो स्थिति है, ये परिस्थिति है, वो छूता रहेगा। कौन सी परिस्थिति? जो वहाँ पर दरार पड़ जाती है या फिर हिमस्खलन हो जाता है, इस तरह का जो नुकसान होता है, उस नुकसान को सहना पड़ेगा। नुकसान का मतलब यहाँ पे यूँ नहीं है, मतलब जो अचानक से खतरे सामने आ जाते हैं, बर्फ का गिरना, ठीक है, और दरार पड़ जाना, इस ऐसी स्थिति में जो यात्री जा रहे थे, पर्वतारोही जा रहे थे, इन सबको इनसे कुछ ना कुछ नुकसान या हानि हो सकती थी, ये बताया गया है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा पाठ इतना ही है, और अगले पाठ में हम आगे का पढ़ेंगे इससे। लेकिन कुछ हम आपको प्रश्न पूछते हैं ताकि पाठ याद रहे आपको। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है कि एवरेस्ट दल कितनी तारीख को दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हुआ था? एवरेस्ट दल दिल्ली से कब रवाना हुआ था? 7 मार्च को। ठीक है। शेरपा कुलियों के दल में कितने शेरपा थे? शेरपा कुलियों के दल में कुल 16 शेरपा थे। कौन अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे? कर्नल खुल्लर। और बचेंद्री ने सबसे पहले कहाँ से एवरेस्ट को निहारा था? नमचे बाजार से। कौन एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से पुकारते हैं? नेपाली। बचेंद्री को कौन सा नाम अच्छा लगा था? सागरमाथा। एवरेस्ट अभियान दल कब पेरिस पहुंचा? 26 मार्च को। किस वजह से शेरपा कुली की मृत्यु हो गई? हिमस्खलन के कारण। एवरेस्ट अभियान दल के नेता कौन थे? कर्नल खुल्लर। अभियान दल के उपनेता कौन थे? प्रेमचंद। बर्फ की नदी किसे कहा गया है? ग्लेशियर को। अच्छा, यहाँ पे और एक प्रश्न हो सकता है कि बचेंद्री को सागरमाथा ही नाम क्यों अच्छा लगा? क्योंकि नमचे बाजार जो था वो एवरेस्ट के सीधे नीचे की जगह थी, है ना, और नीचे मतलब सागर, और ऊपर वहाँ से देखा जाए तो एवरेस्ट का शिखर, है ना, तो इसलिए सागर माथा, मतलब नीचे सागर और ऊपर एवरेस्ट, तो इसलिए उसका नाम सागर माथा, ये नाम बचेंद्री को अच्छा लगा। तो आज के लिए इतना ही। इसमें ऐसे कुछ कठिन शब्द तो नहीं आए हैं,
और अगर आपको लगते हैं तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं।